नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी का हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन से। रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में सोमवार को विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान 200 सीटर छात्रावास, कैंसर भवन का G+2 से G+6 तक विस्तार और अन्य आवासीय परिसरों के निर्माण की शुरुआत की गई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नए निर्माण से छात्रों, डॉक्टरों और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा कैंसर उपचार की क्षमता में वृद्धि होगी। ट्वीट के विषय में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूरा डिटेल अपने उद्बोधन में बताया है कि इसकी स्वीकृति भी जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब मिली थी और उसके बाद उनको 5 साल शासन चलाने का अवसर भी मिला, लेकिन उसमें कुछ नहीं किए। और जैसा मैंने पहले कहा कि पिछले दिनों हम आए थे तो स्टूडेंट लोगों ने मांग की थी और तत्काल उसमें पैसे स्वीकृत करके वो काम भी चालू है। तो कांग्रेस की तो संस्कृति है, लोग करते धरते कुछ है नहीं। मैं अपने जहाँ से 20 साल सांसद था रायगढ़ की एक बात बताऊंगा। वहां पर एक केलो परियोजना है, उसके विषय में पूछेगा उनसे कि कई बार वो लोग उसका भूमि पूजन किए, 4 बार भूमि पूजन किए और 1 रुपया सैंक्शन नहीं किए। और 5वें बार में हम लोग भूमि पूजन किए और दूसरे दिन से ही काम स्टार्ट हो गया और आज जो बन के तैयार है। तो ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है, करना धरना कुछ नहीं और खाली मतलब गलतफहमी में लोगों को डालना ही उनकी संस्कृति है। देखिए, मैं अपने भाषण में भी कहा और आप सब लोग अभी आप लोगों के कैमरे में भी मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि श्री भूपेश बघेल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और इस प्रकार का जो टिप्पणी है गैर जिम्मेदाराना, एक मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता कि जिस प्रकार से उन्होंने लिखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर कि उनको शर्म आना चाहिए, सरकार को शर्म आना चाहिए। तो पहले अपने गिरेबा में झांक कर देखें कि ये जो छात्रावास है 2 जुलाई 2018 जब विधानसभा सत्र का मानसून सत्र चल रहा था तो डॉक्टर रमन सिंह जी के समय उसको बजट में स्वीकृति दिया गया और इसके बाद इनकी 5 साल की सरकार में ये निर्माण नहीं कर पाए। ये खुद ही बोल रहे हैं 2021 में ये टेंडर किए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर अच्छा किए, चलिए आपने लेट से चालू किया, लेट से नहीं भी बना पाए तो आपने तो पूरा पैसे भी ख़त्म करवा दिए, काम भी नहीं हुआ। और आज अगर हम जब उतनी भारी भरकम राशि 62 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि अगर छात्रावास के भवन के लिए दे रहे हैं, उसकी भूमि पूजन कर रहे हैं, तो उसमें इनको क्या दिक्कत है। और अगर इतना ही ये पिछले कार्यकाल में ध्यान दिए होते, जिस प्रकार TS सिंहदेव साहब जो है परेशान रहते थे, उनसे कोई भी चाहे उनका खुद का गृहनगर अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज का 109 करोड़ रुपए मांगते रह गए, नहीं दिए भूपेश बघेल जी ने। अंततः हमारी सरकार आई, हमने दिया, उसका भी अब तो मैं भूमि पूजन करूंगा, उसका भी हम करेंगे। ये केवल मेडिकल कॉलेज की बात करते रहे, चाहे कोरबा, नाम भी बता रहा हूँ, कोरबा, रिपीट, कांकेर, महासमुंद, कोरबा, कांकेर, महासमुंद, ये 3 मेडिकल कॉलेज हैं। ये कम से कम 3 साल 4 साल तक टेंडर करते रहे, कोई क्लियरेंस नहीं, ना फॉरेस्ट क्लियरेंस, ना विद्युत से क्लियरेंस, ना वहाँ का जो मुआवजा प्रकरण है उसकी क्लियरेंस। हमारी सरकार आई, हमने सारा क्लियरेंस किया। आज जाकर देख लीजिए आप, महासमुंद में 60% से ऊपर काम हो गया है, कांकेर में 60% से ऊपर हो गया है, कोरबा 50% से ऊपर हो गया है, तो निर्माण काम चालू कर रहे हैं। तो इस प्रकार के छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को समाप्त करने में खुद पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का हाथ था। शर्म तो उनको करना चाहिए, प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो मैं तो ट्वीट और सोशल मीडिया के ऊपर वार नहीं करता, प्रत्यक्ष रूप से वो समय ले लें, मैं उनसे डिबेट करने के लिए, जिसको बोलें। मैं 2.5 सालों के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए, अब तो विधानसभा उचित मंच है, वो विधायक भी हैं,
पूरे अपने मन का तसल्ली का प्रश्न पूछ सकते हैं, विषय ला सकते हैं। मैं पूरी तन्मयता के साथ बड़ा उत्साहित हूँ डिबेट करने के लिए भी और जवाब देने के लिए भी। अभी पूरा अधिकार है, ध्यानाकर्षण है, क्वेश्चन है, पूरी ताकत लगा के पूछ लें, पूरी ताकत के साथ जवाब सुन लें, हम दे देंगे। तो हम 2.5 साल में जो कर दिए वो उसका 10% और 5 साल में नहीं कर पाए, और अभी लंबा चौड़ा बात कर रहे हैं, शर्म की बात कर रहे हैं। खुद शर्म करें, हम क्यों करें। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों की आय बढ़ाने और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार किए गए कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अब निजीकरण को लेकर सवालों के घेरे में हैं। बिलासपुर में भी नगर निगम द्वारा निर्मित कई महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों को पीपीपी मॉडल के तहत निजी हाथों में सौंपे जाने पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। बिलासपुर नगर निगम ने शहर के विकास और राजस्व बढ़ाने के लिए तारामंडल, लखीराम ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मिनी स्टेडियम, राजा रघुराज सिंह स्टेडियम समेत कई महत्वपूर्ण भवन और खेल परिसरों का निर्माण कराया है। इन परियोजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। दावा किया गया था कि इनसे नगर निगम की आय बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं, खिलाड़ियों तथा व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे। लेकिन अब इन परिसंपत्तियों को पीपीपी मॉडल के तहत निजी संस्थाओं को दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप का आरोप है कि सरकार लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। उनका कहना है कि इससे नगर निगम को अपेक्षित राजस्व नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण निकाय की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो रही है और कर्मचारियों के वेतन के लिए भी राज्य सरकार पर निर्भरता बनी हुई है। देखिए, यह जो मेरे को दिख रहा है ये सरकार की नाकामी है। सरकार जो है शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को अंकुश लगाने में असफल है, जिसके कारण से ये सारे संपत्ति जो निगम के या शासन के हैं उसको प्राइवेटाइजेशन करके औने पौने दाम पर दे रहे हैं। अभी अपन चर्चा करें अपने बिलासपुर नगर निगम का ही, तो देखिए हमारे शहर में लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम है, तारामंडल है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, मिनी स्टेडियम है, राजा रघुराज सिंह स्टेडियम है, अटल परिसर है। इंदिरा सेतु के पास जो अपना अटल परिसर बना है, वहाँ भी जो इतना लंबा चौड़ा जगह को घेर करके हैदराबाद की कंपनी को ठेका दे दिया गया है, वो भी साल का मात्र 11 लाख रुपए में। ये सारे चीज़ों को देख करके ये लग रहा है कि भाजपा सरकार जो है अपने शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को अंकुश करने में असफल है। चाहे तो वह खुद नगर निगम से संचालन कर नगर निगम का वित्तीय को बढ़ाया जा सकता है और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जब प्राइवेट के आदमी वो भी बाहर से आकर के यहाँ से सफलतापूर्वक कार्य करके करोड़ों रुपए कमा करके जा रहे हैं, तो नगर निगम क्यों नहीं उसमें काम करके अपने नगर निगम काम करेंगे तो हमारे स्थानीय लेवल के जो लोग हैं उनको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो कर्मचारियों के पेमेंट के लिए राज्य शासन का सहारा लेना पड़ता है वो लेना नहीं पड़ेगा। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए प्राइवेटाइजेशन को दूर करके नगर निगम को खुद संचालन करना चाहिए। वहीं अरपा नदी के विकास को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि नदी के किनारे की बहुमूल्य जमीन एक निजी कंपनी को वार्षिक किराए पर दे दी गई है। हालांकि निगम का कहना है कि विकास कार्यों का पूरा खर्च संबंधित कंपनी वहन करेगी। इसके बावजूद विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि शहर के बीचों बीच स्थित इतनी महत्वपूर्ण जमीन से नगर निगम को वास्तविक आर्थिक लाभ कितना मिलेगा और स्थानीय लोगों को इसका फायदा किस हद तक पहुंच पाएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। हॉर्नबिल टीवी के लिए कैमरामैन मोनू सिंह के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। जिले की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपोजिट बिल्डिंग आज खस्ताहाल और जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है। हालात ऐसे हैं कि भवन की दीवारें जगह जगह से टूटकर झड़ रही हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी अब तक गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। वर्षों पुरानी इस कंपोजिट बिल्डिंग में रोजाना बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक पहुंचते हैं, लेकिन भवन की हालत लगातार बदतर होती जा रही है। कई जगहों पर दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका है, छत से मलबा गिर रहा है और भवन के कई हिस्सों में दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। कर्मचारियों का कहना है कि बारिश के दिनों में भवन के अंदर पानी भर जाता है, जिससे फर्श पर फिसलन बनी रहती है। कर्मचारियों के अनुसार कई अधिकारी और कर्मचारी फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि भवन की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब तक 1 दर्जन से अधिक बार आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। भवन की जर्जर हालत को देखते हुए कर्मचारी और यहां आने वाले लोगों में डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे जान माल का भारी नुकसान होने की आशंका है। पिछली बैठक में हमने तय किया कि कंपोजिट बिल्डिंग की जो दयनीय स्थिति है इसको लेकर के अभ्यवेदन दिया गया है। अभी विगत 2 दिनों से यहाँ पे जगह जगह सीपेज और पानी पूरा टपक रहा है। अभी हमारी सुनील यादव से बात हुई है, रोहित तिवारी जी से बात हुई है, दोनों अध्यक्ष हैं अपने यूनियन के। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें जैसा हमने पिछले बार जो दिया हुआ है आवेदन, और उस आवेदन के माध्यम से वहाँ से आश्वासन भी मिला था कि हम इसका रिपेयरिंग शीघ्र ही कराएंगे। तो मेरी जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार से ये विनती है, अनुरोध है कि पुराना कंपोजिट बिल्डिंग बिलासपुर को शीघ्र ही रिपेयरिंग कराया जाए, ताकि जो हमारे कर्मचारी साथी हैं उनको असुरक्षा की भावना न हो। और या नई बिल्डिंग का प्रावधान भी बीच में सुन रहे थे, यदि ऐसा संभव होता है तो बहुत अच्छा होगा। जी देखिए, अभी हमारी जो है ना इसी माह एक बैठक है, सभी यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रांताध्यक्ष महोदय से हम चर्चा करेंगे। उसके बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, ओल्ड कंपोजिट बिल्डिंग का कम से कम जो मिनिमम रिपेयरिंग है वो, या नया कंपोजिट बिल्डिंग का प्रस्ताव, यदि ऐसा नहीं होता है तो यूनियन में प्रस्ताव पारित करके जो संभव हो सकता है वो किया जाएगा। क्योंकि किसी भी कर्मचारी साथी या जो आगंतुक ग्रामवासी हैं उनके साथ यदि अनिष्ट होता है, हित होता है, वो अब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसी स्थिति न हो, इसमें शीघ्र ही हम शासन और प्रशासन दोनों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। ये पुराना बिल्डिंग है और काफ़ी समय से बना हुआ है। अभी आप देख रहे हैं हर बारिश में ये स्थिति निर्मित होती है, जगह जगह पानी चूता है और सीढ़ी में भी पानी आ जाता है, कोई भी फिसल के गिर सकता है। बाथरूम की भी स्थिति ठीक नहीं है, तो इसमें व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। इसके लिए हम लोग बहुत पहले भी कई बार शासन से निवेदन कर चुके हैं, लेकिन इसका सुधार नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से स्थिति जर्जर है उसमें ये रिस्क है कि किसी दिन माने बिल्डिंग ही न गिर जाए। जिस दिन बिल्डिंग गिर गया उस दिन तो फिर जन हानि के नुकसान हो जाएगा। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पूरा टाइल्स लगा हुआ है क्या? टाइल्स कहाँ लिखा है? बाहर तो देखे ही होंगे, पूरा पानी भरा भरा है और सब जगह से रिस रहा है पानी। रूम में जाके देखिएगा, लोग गिर भी जाते हैं। हाँ, कहीं गिर भी रहे। मैं गिर गया था जब यहाँ ड्यूटी में था। सवाल ये उठता है कि आखिर लगातार शिकायतों और चेतावनियों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे? क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है, या फिर समय रहते इस खतरनाक और जर्जर भवन की मरम्मत कर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी? फिलहाल ये सवाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हॉर्नबिल टीवी के लिए कैमरामैन मोनू सिंह गोड़ के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलतरा स्थित ग्रामीण बैंक में बीती रात सेंधमारी की कोशिश का मामला सामने आया है। बदमाशों ने बैंक की दीवार तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया, हालांकि वे अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके। घटना के दौरान बैंक परिसर में लगे एटीएम में भी तोड़फोड़ की गई। जानकारी के अनुसार चोरों ने बैंक की पिछली दीवार को निशाना बनाया और भीतर प्रवेश करने की कोशिश की, साथ ही एटीएम मशीन को भी नुकसान पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में सीसीटीवी सिस्टम से छेड़छाड़ की बात भी सामने आई है। एएसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। रतनपुर थाना अंतर्गत ग्राम बेलतरा में स्थित ग्रामीण बैंक में बीती रात को कुछ लोगों के द्वारा दीवार तोड़कर सेंधमारी करने का प्रयास किया गया है। साथ ही बगल में एक एटीएम स्थित है जिसमें भी तोड़फोड़ की गई है। की सूचना पर मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची है और जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को भी आरोपियों के द्वारा वहां तोड़फोड़ किया गया है। उसके लिए भी अभी डीवीआर और सीसीटीवी की जांच की जा रही है। रायपुर जिला सहकारी बैंक और सहकारिता विभाग द्वारा 29 जून से 6 जुलाई तक आयोजित सहकारिता सप्ताह का समापन सोमवार को जिला सहकारी बैंक परिसर में हुआ। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, अपेक्स बैंक अध्यक्ष केदार गुप्ता और
जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष निरंजन सिन्हा मौजूद रहे। सप्ताह भर प्रदेश भर में सहकार मेले, सम्मेलन और जागरूकता कार्यक्रम हुए। इनमें किसानों, महिलाओं और युवाओं को योजनाओं से जोड़ने पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने सहकारिता को ग्रामीण विकास का मजबूत माध्यम बताया और नई समितियों के गठन व योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बिलासपुर जिले में इस बार मानसून किसानों के लिए राहत और परेशानी दोनों लेकर आया। पहले बारिश की देरी ने धान की बुआई को प्रभावित किया, तो अब लगातार हो रही झमाझम बारिश ने खेतों में कृषि कार्यों की रफ्तार थाम दी है। हालात ऐसे हैं कि सूखी बोनी का समय निकल चुका है और किसान अब लेई तथा रोपा पद्धति पर निर्भर हो गए हैं। जिले के कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है। इससे किसानों को खेतों में उतरने तक में परेशानी हो रही है। धान की नर्सरी तैयार करने और रोपाई की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। कई गांवों में किसान मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि रोपाई का काम तेजी से शुरू किया जा सके। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक 20 जुलाई तक धान की रोपाई पूरी करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। किसानों के पास अब बहुत कम समय बचा है। यदि मौसम ने साथ दिया तो रोपाई समय पर पूरी हो सकती है, लेकिन लगातार बारिश जारी रही तो धान उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका बनी हुई है। कृषि विभाग के अनुसार जिले में खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता है। डीएपी खाद का भी पर्याप्त भंडारण किया गया है और इसकी आपूर्ति लगातार जारी है। विभाग का कहना है कि अब तक जिले में लगभग 52% धान की बुआई और करीब 60% रोपाई का कार्य पूरा हो चुका है। कृषि विभाग ने किसानों से मौसम का लाभ उठाते हुए रोपाई और लेई बोनी का कार्य तेजी से पूरा करने की अपील की है। कि हमारे बिलासपुर जिले में खाद और बीज की किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। बीज पर्याप्त मात्रा में समितियों में भंडारण है। उसी प्रकार से खाद भी भंडारण है। जो डीएपी की कमी थी, डीएपी भी मतलब आना शुरू हो गया है। तो अभी हम लगभग पिछले सप्ताह तक 400 मीट्रिक टन डीएपी और भंडारण हो चुका है और ये धीरे धीरे आ रहे हैं। और कुल मिलाकर खाद बीज की किसी प्रकार की समस्या नहीं है। रही बात बोनी की, खरीफ सीजन शुरू हो चुका है। पानी अभी 2-3 दिन से लगातार बढ़िया बारिश हो रही है, जो हमारे किसानी के लिए बहुत सही है। और अभी तक हमारे यहाँ रोपा ब्यासी धान की अधिकतर होती है, मोस्टली मतलब धान की खेती होती है, जिसमें से अभी 52% धान की जो बोनी बोता होती है उस बोनी हो चुकी है और 7% रोपा हो चुकी है। यानी अभी लगातार हमारा कृषि कार्य चल रहा है। और किसान भाइयों को सलाह दी जाती है या उनसे अपील की जाती है कि वो अगर यदि 15 से 20 दिन के पौधे हो गए हों तो रोपाई का कार्य शुरू करें और ज़रूरत पड़ने पर लेही के बोनी की स्थिति बने तो लेही का भी बुआई करके अपना खेती किसानी कार्य पूर्ण करें। अब सबकी नज़र मौसम पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले कुछ दिन जिले की खेती और धान उत्पादन की दिशा तय करेंगे। हॉर्नबिल टीवी के लिए बिलासपुर से भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले से एक बेहद ही शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मस्तूरी थाना क्षेत्र में एक 5 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया गया है। घटना 4 जुलाई की दोपहर की है। मासूम बच्ची जब स्कूल से लौटकर घर आई तो उसके माता पिता खेत पर काम करने गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर रलिया के रहने वाले 2 दरिंदों 19 साल के चमन सिदार और 24 साल के विश्राम मरकाम ने बच्ची को बहला फुसलाकर एक सूने मकान में ले गए। वहां इन दोनों आरोपियों ने मासूम के साथ बारी बारी से अनाचार किया और उसे रोता बिलखता छोड़कर फरार हो गए। शाम को जब माता पिता काम से वापस लौटे तब मासूम ने रोते हुए अपने साथ हुई इस हैवानियत की जानकारी दी। परिजनों की शिकायत पर मस्तूरी पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 65/2, 70/2 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 9 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। बिलासपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी, नाले, डैम और जल भराव वाले इलाकों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने लोगों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने साफ कहा है कि प्रतिबंधित और खतरनाक स्थानों पर जाने या सेल्फी वीडियो बनाने के लिए जान जोखिम में डालने वालों के खिलाफ पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करेगी। लगातार बारिश के कारण जिले के कई नदी, नाले, डैम और जल भराव वाले क्षेत्रों में पानी तेजी से बढ़ रहा है।
ऐसे स्थानों पर तेज बहाव और अचानक जल स्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद कई लोग नदी नालों और डैम के किनारे पहुंचकर वीडियो बनाने और सेल्फी लेने का जोखिम उठाते हैं, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकता है। इसी को देखते हुए बिलासपुर पुलिस और जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रतिबंधित या खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश न करें। यदि कोई व्यक्ति चेतावनी के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था का उल्लंघन करता है या प्रतिबंधित स्थानों पर जाता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार पुलिस कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर जिले में लगातार खासकर ग्रामीण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर ऐसे जगह जहां पर लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और आपके जाने से आपके जान को खतरा हो सकता है, ऐसे स्थानों पर कृपया न जाएं। सेल्फी लेने के लिए, फोटो वीडियो बनाने के लिए ऐसा जोखिम ना उठाएं। पुलिस प्रशासन की ओर से मैं आप सबसे अपील करती हूं कि आपके और आपकी सुरक्षा ही हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो कृपया अगर चेतावनी के बावजूद भी अगर ऐसे स्थानों पर जाकर आप अपने जान जोखिम में डालते हैं तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अफवाहों से बचें, मौसम और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें तथा बच्चों और युवाओं को भी नदी नालों और डैम के आसपास जाने से रोकें। प्रशासन का कहना है कि थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है, इसलिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। हॉर्नबिल टीवी के लिए बिलासपुर से कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में प्रख्यात शिक्षाविद और राष्ट्रवादी चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें याद किया। इस मौके पर श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। श्री साय ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मां भारती के सच्चे सपूत थे, जिन्होंने राष्ट्र की अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हुए संपूर्ण जीवन देश सेवा के लिए समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिखाए पथ पर अग्रसर होते हुए हम विकसित और सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आम आदमी पार्टी ने नकटी गांव में विधायक आवास परियोजना के लिए हुई बुलडोजर कार्रवाई को अमानवीय बताया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि गरीब परिवारों के घर तोड़ने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था जरूरी थी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, उनके घर अवैध कैसे हो गए। पार्टी के अनुसार नकटी और सम्मानपुर में करीब 85 मकान तोड़े गए। 29 जून को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई हुई, जिसके बाद ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। आपने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास देने की मांग की है। गया था कल कचना पुनर्वास के लिए, कचना में जो मकान बने उसका मैं वीडियो दे रहा हूँ। दीवार को ऐसे छूने से ना रेत गिर रहा है, माने सीमेंट के बदले में राखड़ लगाया गया। गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्मित कचना का जो शासकीय आवास है, जिसको पुनर्वास में देते हैं या सिंचाई विभाग को तोड़ करके जो सरकारी कर्मचारियों को आवंटित करने वाले हैं, वो मकान इतना खतरनाक है कि अभी बरसात आगत गिर जाएगा। सवाल यह है, नरेंद्र मोदी जी बोले थे ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। वहाँ हाउसिंग बोर्ड का इंजीनियर खा भी रहा है, खिला भी रहा है। वहाँ यदि शिफ्ट करते हैं तो आप समझ जाए जिंदा आदमी को एक मारने की तैयारी है। बिल्डिंग गिलेगा, लोग दब के मरेंगे। तो भ्रष्टाचार भी दूर होना चाहिए, यही हमारी मांग है। नकटी गांव में भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाक कट गई है। 2-2, 3-3 जगह विधायकों का आवास वर्तमान में उपलब्ध है, उसके बाद भी नकटी में ही क्यों विधायक आवास बनाने का निर्णय लिया गया। और कांग्रेस पार्टी के सरकार में प्रस्तावित था, भाजपा सरकार में उसको कार्य में परिणित किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जैसे पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जैसे बस्तर में नक्सली ऑपरेशन होता था, वैसे प्रशासनिक अधिकारियों को ओपी चौधरी मीटिंग लेकर के आधी रात को पीटीएस माना में सबको बुलाकर और सवेरे बुलडोजर चलाया है। ये जो बुलडोजर चला है ना, ये बुलडोजर मकानों पर नहीं चढ़ा है, वहाँ के रहने वाले इंसानों के सम्मान पर चला है, उनकी आत्मा पर चला है। तो ये बुलडोजर राजनीति जो है ये बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे से लिस्ट ले लो कि रायपुर में कितने अवैध कब्जे हैं। विवेक धान पूर्व चीफ सेक्रेटरी से लेके अभी 8 दिन पहले सरोना में करोड़ों की ज़मीन का तहसीलदार ने आदेश किया अवैध कब्जे हटाया जाए, कुर्की वारंट जारी हो गया, सब हो गया। आज तक के राजनीतिक दबाव में वो नहीं हट रहा है। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम ओपी चौधरी और बृजमोहन अग्रवाल का आपसी लड़ाई है।
ओपी चौधरी जो है ताकत लगा करके उसको तोड़े हैं। बृजमोहन अग्रवाल उसका विरोध कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल के चिल्लर नेताओं से बात करने के बजाय सीधा नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बात करना चाहिए कि ये भाजपा का और मेरे अस्तित्व का प्रश्न है। कुल मिलाकर वहाँ की जनता के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है और ये जो जितना धरना प्रदर्शन हो रहा है हम उसमें उनके साथ हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए और जो गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ओपी चौधरी को भी या तो मंत्रिमंडल से हटाया जाए, और नहीं हटाया जाएगा इसका मतलब वो अमित शाह के एटीएम है इसलिए नहीं हटाया जा रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इरशाद को दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।